हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आज का ये क्लास सबसे ज्यादा स्पेशल है। आज का ये क्लास देखने के बाद आपका सामाजिक विज्ञान में 20 में 20 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। मतलब 20 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा 2027 बोर्ड पेपर में आने वाले जितने भी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो, ठीक है। आपके बोर्ड परीक्षा 2027 में यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के पेपर में। आज का ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना। आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा स्पेशल है। आपको सामाजिक विज्ञान में जितना क्वेश्चन बताऊंगा, अगर उतना तैयार करके बोर्ड हॉल में पेपर देने चले गए तो एक भी ऑब्जेक्टिव आप छोड़कर नहीं आओगे, गारंटी है। तो आज के इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। देखो, ये है 10th के सामाजिक विज्ञान 2027 पेपर के लिए, ठीक है। जितने बच्चे 2027 में पेपर देने वाले हैं, पूरी किताब, ठीक है, पूरी किताब, आपके पूरे किताब में से आपके 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि 50 महत्वपूर्ण जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में यहीं से पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। यहीं से पूरा एमसीक्यू प्रश्न आएगा और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा तैयार करके ही आप बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना। और अभी वीडियो के बीच में मैं आप लोगों को जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न, जितने भी लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, उसका मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा विद सॉल्यूशन के साथ। वीडियो के बीच में कहीं भी मिल सकता है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना और लाइक करके शेयर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये 50 जो बहुविकल्पीय प्रश्न है पूरा समझेंगे और आप लोगों के बोर्ड परीक्षा के लिए बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा आपका सामाजिक विज्ञान के पेपर के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो हम लोग एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। तो हम लोग देखेंगे जो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान है 2027 पेपर देने से पहले ये वीडियो देखकर जाना। बहुविकल्पीय प्रश्न मतलब आपका 20 अंक मैं आपका ये बिल्कुल पक्का करा दूंगा, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना। मतलब आप लोगों के लिए मैंने बहुत सारा वायरल जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा है। आपका 10 साल का पेपर एंड क्वेश्चन बैंक बहुत ज्यादा मेहनत करके मैंने आप लोगों के लिए 50 एमसीक्यू तैयार किया है। बस तैयार कर लो, जाओ बोर्ड परीक्षा में छाप दो, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। देखो ध्यान से समझना, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को, कि निम्नलिखित में से यह कथन किसका था जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप में सर्दी या जुकाम हो जाता है। आखिर यह किसने कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी जो यूरोप के देश हैं वहां सर्दी या जुकाम हो जाता है। 2022, 23, 25 में आया हुआ प्रश्न है और आपको बिल्कुल से तैयार कर लेना है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, मैटरनिख ने कहा था या काबूर ने कहा था या बिस्मार्क ने कहा था या बताओ मैथ्सनी ने कहा था, जल्दी बताओ। बहुत ज्यादा वायरल प्रश्न है। तो वो कहा था हमारा मैटरनिख ने, ठीक है। मैटरनिख ने कहा था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल तैयार कर लेना। आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न आप लोगों का बिल्कुल तैयार हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो 2020, 22, 23, 24 बहुत बार आया, 2026 में भी आया हुआ है, ठीक है। मैंने 2026 नहीं लिखा है क्योंकि अभी आपका पेपर 2027 का होने वाला है, तो मैंने 2025 तक के क्वेश्चन एंड 26 के भी बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो फ्रांसीसी क्रांति जो है वो 1788 में होता, नहीं 1790 में नहीं, 1789 में हुआ था, ठीक है। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। अगर ये तैयार कर लिया, 2 अंक यहां से आपके 7 कोड का पेपर बनता है, कहीं ना कहीं ये पेपर में छपेगा, ठीक है, सामाजिक विज्ञान वाले पेपर में। तो बिल्कुल आप तैयार कर लो, पीडीएफ अभी मिल जाएगा, ठीक है। अभी आप लोग सबसे पहले एक एक क्वेश्चन को समझो। बोर्ड एग्जाम में जाना है उससे पहले ये पूरा क्वेश्चन समझ कर ही जाना है, क्योंकि हमें एक भी नंबर छोड़कर नहीं आना। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? बहुत ज्यादा वायरल प्रश्न है बच्चा। तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक जो है गैरीवाल्डी था या काबूर था या बिस्मार्क था, मैथ्सनी था, जल्दी बताओ कौन था? तो वो था मैथ्सनी, ठीक है। जो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक था वो हमारा मैथ्सनी था, यानी कि घा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आपको बिल्कुल तैयार कर लेना, एक एक प्रश्न को आपको तैयार करके ही बोर्ड हॉल में जाना है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, 4 नंबर, जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? ये क्वेश्चन 2026 में भी आया हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। देखो, जो जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इन चारों में से किसे दिया जाता है? हमारा ऑटोवान बिस्मार्क या काइजर विलियम प्रथम या हिटलर को या हमारा बताओ मैथ्सनी को, जल्दी बताओ किसको दिया जाता है? तो सभी को पता है जर्मनी के एकीकरण का जो जनक है उसको हम किसे मानते हैं? ऑटोवान बिस्मार्क जी को।
क्या वाला ऑप्शन सही है? देखो हर एक क्वेश्चन को समझ लेना है बच्चा, पेपर से पहले आपको एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल घोल के पी लेना है, ठीक है। आप लोगों को मैं बहुत ही अच्छे से पूरा साल पढ़ाऊंगा और एक एक क्वेश्चन को समझ कर जाओ भैया पेपर से पहले। ऐसे में हर सब्जेक्ट को बताने वाला हूं, ठीक है। हर सब्जेक्ट के ऐसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लाएंगे, लेकिन जब इस वीडियो पे लाइक जो है वो 500 लाइक हो जाएगा, ठीक है। 500 लाइक ऐसे ही हो जाएगा आपका, ऐसे ही मैथ का, साइंस का और भी जो सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश, सबका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 1787 में फ्रांस में राष्ट्रवाद के प्रथम अभिव्यक्ति का परिणाम क्या हुआ? बहुत वायरल है, ठीक है। तो हमारा फ्रांस की क्रांति ही हुई थी भैया। 1789 में क्या हुआ था? फ्रांस क्रांति हुई थी, जर्मनी का एकीकरण नहीं हुआ था, नेपोलियन का पराजय नहीं, हमारा जो हुआ था वो फ्रांस की क्रांति ही हुई थी 1789 में। तो फ्रांस में जो राष्ट्रवाद का प्रथम अभिव्यक्ति में क्या परिणाम हुआ? तो वो हमारा क्रांति हुआ था फ्रांस का। देखो फ्रांस की क्रांति का परिणाम कारण ये सब बोर्ड एग्जाम में 4 या 6 नंबर में आ सकता है। तो ये चीज आपको बिल्कुल फ्रांस से क्रांति का जो टॉपिक है ये एकदम से 100% क्लियर कर लेना, क्योंकि इससे आपके बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। चलो 6 नंबर क्वेश्चन समझो कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? 2022 से 24 25 26 26 में भी आया हुआ था, ठीक है। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक जो हैं वो हमारे सरदार पटेल नहीं है, महात्मा गांधी जी हैं। कौन है बच्चा? महात्मा गांधी जी हैं हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक। ये आपको 6 में 6 ऑब्जेक्टिव बिल्कुल से समझ कर जाना है। अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर ऑब्जेक्टिव, बहुत ध्यान से समझना। अब आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। देखो 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ था? बताओ किन दो नेताओं के बीच हुआ था? और एक कोड में ये 2026 में भी आया हुआ था, एक किसी कोड में आया था, ठीक है। तो आप बताओ कि 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ था? पूना पैक्ट बताओ जल्दी से, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। देखो आप लोगों को पता होगा कि ये जो था महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव रामजी के बीच हुआ था, ठीक है, अंबेडकर के बीच हुआ था। और सारा हमारा गलत है, यानी कि क्या वाला ऑप्शन सही है? देखो बहुत ध्यान से समझो एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। देखो अब हमारा अविकथन और कारण वाला, देखो मैंने बहुत सारा अविकथन और कारण वाला लिखा है, क्योंकि एक नंबर आपका 2027 में आएगा, देखो 2026 में आया हुआ प्रश्न है, मतलब आपको इसको तैयारी कर लेना, एक नंबर का ये आएगा। और जितना इस वीडियो में मैं आपको सामाजिक विज्ञान का कराऊंगा अविकथन और कारण वाला, उतना काफी है, इससे बाहर कुछ मत पढ़ना, ठीक है। देखो आपका अविकथन और कारण वाले में देखो यहां आपसे पूछ रहा है कि फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला किया, ठीक है। कारण है उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रही को व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है, ठीक है। तो यहां हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन ए और आर दोनों से सही व्याख्या भी दे रहा है, ठीक है, ये सही व्याख्या दे रहा है, ठीक है, क्योंकि भाई जो हिंसात्मक है, लड़ाई झगड़ा में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर का वाला बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं हम लोग। बताओ महामंडी का प्रारंभ कब हुआ था? 2026 में ये प्रश्न आया था, और 2000 हमारा 20 में, 22 में, 23 में, 24 में बहुत बार आया। महामंडी के बारे में आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है, कहीं कहीं आ जाता है। महामंडी का कारण लिखो या प्रभाव लिखो। अब यहां ऑब्जेक्टिव में आ गया महामंडी क्या है, महामंडी कब हुआ था? तो इतना तो पता ही होगा महामंडी कब हुआ था। 1919 में नहीं, 1929 में महामंडी का प्रारंभ हुआ था। महामंडी का मतलब एक बड़ा सा मंडी लग गया था, जहां भैया अनाज वगैरह, सब्जी वगैरह पड़े पड़े सड़ने लगी थी, ठीक है। तो वो मंडी बहुत ज्यादा मतलब लग गया था, इसलिए हमारा ये हो गया महामंडी नाम दे दिया गया। मंडी आप लोग देखते होंगे अपने एरिया में, अपने चौराहों पर, अपने जो बाजारों में मंडी लगता होगा, जहां सब्जियां वगैरह इकट्ठे जाओ सस्ते में लाते हो, ठीक है। और ये तो महामंडी था, ठीक है, सोच सकते हो कितना बड़ा रहा होगा। अगला 10वां नंबर, ब्रिटेन में कानला कानून समाप्त करने का कारण क्या था? बहुत वायरल, देखो 2023, 24 और 26 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। जो आप लोगों का ब्रिटेन में कानला कानून समाप्त करने का कारण क्या था? जनसंख्या वृद्धि नहीं, कानला आयात पर नियंत्रण नहीं, अच्छा कृषि उद्योग नहीं, हमारा उद्योगपतियों में शहरी लोगों का विरोध। जो उद्योगपति लोग थे और जो शहरी लोग थे वो विरोध करने लगे थे, ठीक है, इसलिए हमें जो कानला कानून है उसको समाप्त करना पड़ा। देखो ये जो ऑब्जेक्टिव मैं आज करा रहा हूं, सारा ऑब्जेक्टिव देखो ध्यान से समझो, ये जो ऑब्जेक्टिव मैं करा रहा हूं 2027 पेपर में जाके देखना, आपको बहुत सारा प्रश्न यहां से देखने को मिलेगा, और ये आपको तैयार करके ही जाना है। मैं आपको केवल 50 ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं, मतलब 50 बहुविकल्पीय प्रश्न, और दावा करते हैं बहुत सारा यहां से टकराएगा, ठीक है, फंसेगा, जिसे कहते हैं फंसेगा, ठीक है। बस आप जितना करा रहे हैं बिल्कुल तैयार करके जाओ। ऐसे हम लोग सारे सब्जेक्ट का देखेंगे, हमें सारे सब्जेक्ट में 95 लाना है, फिर हम टॉपर बनेंगे। एक सब्जेक्ट में 95 लाने से टॉपर नहीं बनोगे, हर सब्जेक्ट
सब्जेक्ट में आपको लाना पड़ेगा। तो यहां देखो लिखा हुआ है 1944 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहां हुई। 1944 में जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसकी स्थापना कहां हुई थी भैया? 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुद्रा कोष जो है वो ब्रिटेन में नहीं, फ्रांस में नहीं, हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। ठीक है, ये हमारा खा वाला ऑप्शन सही है। एक एक क्वेश्चन को ऐसे आप याद रखना, मैं पीडीएफ अभी दे दूंगा। ठीक है, और आप लोग बिल्कुल से तैयार कर लेना। अब देखो 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहां स्थापित किया गया? 2025 में आया था। भारत में पहला लौह इस्पात संयंत्र कहां बनाया गया? कानपुर में नहीं, जमशेदपुर में। कहां बच्चा? जमशेदपुर में। गा वाला ऑप्शन सही है। 12 में 12 एमसीक्यू समझ में आ गया ना? अगर बोर्ड परीक्षा में आए तो आप लोग बिल्कुल से फोड़ दोगे ना, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। ये सारा एमसीक्यू तैयार कर लो। ठीक है, बिल्कुल से तैयार कर लो। चलो आगे आ जाओ। 13 नंबर क्वेश्चन, गुजरात प्रांत के समुद्री तट पर या समुद्री तट पर स्थित फिर यहां क्या है के माध्यम से भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाह को जुड़ा हुआ है, बताओ। तो वो हमारा 2026 में आया प्रश्न है। देखो तो हमारा अहमदाबाद बंदरगाह नहीं, भरूच बंदरगाह नहीं, पोरबंदर नहीं, सूरत बंदरगाह। खा वाला ऑप्शन से सूरत, गुजरात में जो सूरत है उस बंदरगाह की बात किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। और यहां गुजरात की बात की गई है तो गुजरात में ही सूरत है, तो आप यहां आराम से लगा सकते हो। हमारा घा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। ठीक है, और अभी लघु और दीर्घ का पीडीएफ कहां मिलेगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, ध्यान से समझो। देखो 14 नंबर प्रश्न है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? 2024 और 2020 में आया हुआ प्रश्न है। गुलामगिरी के लेखक कौन है भैया? अंबेडकर जी नहीं, कैलाश बामनी नहीं, ज्योतिबा फूले जी हैं। कौन है? ज्योतिबा फूले। खा वाला ऑप्शन से ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी के जो लेखक हैं वो ज्योतिबा फूले जी हैं। ठीक है, चलो एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। देखो 15 नंबर, समाचार पत्र केसरी का प्रकाशन किसने किया था? 2025 में आया हुआ जो समाचार पत्र केसरी है, केसरी का संपादन किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था बच्चा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। ये हमारा 15 ऑब्जेक्टिव हो गया। और आप लोगों को एक एक क्वेश्चन को समझकर ही जाना है। ठीक है, ऐसे मैं आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा, आपको सबसे आसान बना दूंगा भैया। बोर्ड एग्जाम में टॉपर आप रहोगे। ठीक है, हर सब्जेक्ट को आसान बनाना है। कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? 2020, 23, 24 और 26 में अभी आया हुआ था। देखो कपास, का से कपास और का से काली मृदा। ठीक है, काली मृदा। ठीक है, कपास के लिए सबसे उपयुक्त जो है काली मृदा मानी जाती है। इसीलिए हम लोग जो कपास काली मृदा को रेगड़ मृदा भी कहते हैं, रेगड़ मृदा। ठीक है, ये हमारा हो गया 16 ऐसे ऑब्जेक्टिव जिसमें से आपके 5 से 6 ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में आएंगे। आप बिल्कुल तैयार कर लो बोर्ड एग्जाम से पहले। अब हम लोग देखते हैं 17 नंबर ऑब्जेक्टिव। बहुत ध्यान से समझना ये क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं जो 17 नंबर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत ध्यान से समझना। निम्नलिखित में से किस राज्य या प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? 2022, 23, 24, 26 बहुत बार आया हुआ है। देखो कौन सा ऐसा राज्य है जहां सोपानी खेती या फिर इसे आप सीढ़ीदार खेती कह सकते हो? ठीक है, हमारा पंजाब में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, हरियाणा में, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा हमारा सोपानी खेती या सीढ़ीदार खेती की जाती है। ठीक है, हमने बहुत सारी जगह देखा है वैसे, जैसा ऐसे ऐसे लगा के, मतलब ऐसे सीढ़ी द्वारा और ऐसे खेती किया जाता है। ठीक है, अब आप लोग याद रखना कि उत्तराखंड में वो किया जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में। चलो 18 नंबर क्वेश्चन, प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? बताओ, प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? न्यूयॉर्क में नहीं, पेरिस में नहीं, रियो डी जेनेरियो में। कहां बच्चा? रियो डी जेनेरियो में, यानी कि खा वाला ऑप्शन सही है। यहां हम लोगों ने 18 में 18 एमसीक्यू देख लिया है। अब आप लोग पेपर से पहले एकदम से तैयार कर लेना। ठीक है, 19 नंबर आ जाओ। यहां एक कथन और कारण वाला प्रश्न है। अभी कथन ए है कि मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य संसाधन है। बिल्कुल सही, ये दोबारा हम लोग बना सकते हैं, बन नहीं रहा है लगातार। कारण या पौधों के विकास के माध्यम जो पृथ्वी के विभिन्न प्रकार के जीवों को पोषण प्रदान करती है। बिल्कुल सही, तो इसलिए हमारा ए वाला ऑप्शन कथन ए और कारण दोनों सही है। सही व्याख्या भी दे रहा है। अगर आपको बिल्कुल सही लगे तो आपको लगे, पढ़ने में आपको लगेगा बिल्कुल सही, तो आप लोग हमेशा याद रखना कि का वाला ऑप्शन ही करना। इसमें आपका का या गा वाला ही ज्यादातर सही होता है सामाजिक विज्ञान में, जो ये कथन और कारण वाला होता है। का और गा वाला, यानी कि ए और सी वाला। ये मैंने छोटा सा ट्रिक बता दिया, मान लो कहीं भी आपको दिक्कत लगे तो ये वाला ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 19 ऑब्जेक्टिव हम लोग देख चुके हैं। 20 नंबर ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो लिखा चिपको आंदोलन से संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित? चिपको आंदोलन का मतलब क्या है?
बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, देखो बहुत सारे बच्चे नहीं, देखो चिपको आंदोलन का मतलब है कि एक बार एक वन था जो कि बहुत सारा वृक्ष वगैरह लगा हुआ था, तो इसको काटने के लिए मतलब आदेश आया था, तो लोग इससे चिपक गए, मतलब वन से यानी कि पेड़ पौधों से चिपक गए, तो इसलिए हमारा किससे संबंधित है? मृदा बिल्कुल नहीं, जल बिल्कुल नहीं, हमारा वन संरक्षण से संबंधित है। किससे? वन संरक्षण से, क्योंकि पेड़ पौधे से चिपकने का मतलब वो वन से रिलेटेड है, मतलब पेड़ पौधे जो है वो वन से रिलेटेड है, इसलिए हमारा वन संरक्षण हो जाएगा। खा वाला ऑप्शन सही है। चलो, हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? बहुत ज्यादा वायरल हरा सोना। हरा सोना किसे कहा जाता है? देखो, जो हमारा हरा सोना है वो प्राकृतिक वनस्पति को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रकृति को हरा सोना कहते हैं। देखो, प्रकृति जो है, प्रकृति को हम लोग क्या कहते हैं? हरा सोना कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकृति को हम लोग हरा सोना भी कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। बांध, देखो 22 नंबर है, बांधों को भी कहा जाता है। बांधों को भी क्या कहा जाता है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। बांधों को भी कहा जाता है, तो बांधों को हम लोग बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भी कहते हैं। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बिल्कुल तैयार कर लेना। बांधों को हम लोग नदी घाटी परियोजना, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में बांध ही ज्यादातर होते थे। चलो 23 नंबर, इनमें से कौन सी एक रवि की फसल है? 2020 में आया हुआ रवि की फसल, और बहुत बार आया हुआ है, मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, बहुत बार आया हुआ ये वाला क्वेश्चन, बहुत बार। देखो, चावल को नहीं बच्चा, चना या काला चना को हम लोग रवि की फसल कहते हैं। चना या काला चना जो है इसमें एक रवि की फसल है, चना या काला चना, ठीक है, इसमें क्या है? एक रवि की फसल है। चलो, ये सब नोट बनाओ, खुद से नोट बनाते रहो, जितना अच्छा रहेगा, जितना ज्यादा आप नोट्स खुद से बनाओगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। 24 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट, और उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये सारे पीडीएफ आप लोग चाहे जो सब्जेक्ट का, चाहे इस सामाजिक विज्ञान के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, या फिर जो आप लोगों का लघु उत्तरीय का पीडीएफ या दीर्घ उत्तरीय का पीडीएफ, प्लस आप लोगों को क्लास भी उसमें आपका रहेगा, ठीक है, क्लास भी रहेगा, प्लस आप लोगों का गेस्ट पेपर भी रहेगा, हर सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर भी रहेगा, प्लस आप लोगों का टेस्ट भी कराया जाएगा, प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा, सब कुछ आपको वहां मिलेगा। सबसे पहले आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, सरवन लेक्चरर। सरवन लेक्चर ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहां आप लोगों को मिलेगा क्लास 10 का सबसे ज्यादा वायरल जो बैच है, क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स अभी भैया, ये क्रैश कोर्स पे बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे, ठीक है। अभी आप लोगों का नया सेशन स्टार्ट हो रहा है क्रैश कोर्स में। जितने बच्चे नहीं ज्वाइन हुए, ज्वाइन हो जाओ। इसकी फीस केवल और केवल पूरे साल का 299। इतनी कम फीस में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, केवल और केवल 299 पूरे साल का, मतलब जब तक पेपर का लास्ट दिन तक आपका फीस केवल 299 रहेगा। ऐप हमारा सरवन लेक्चर है, ठीक है, जो चैनल का नाम है वही ऐप का नाम है। आप हमें तुरंत इस वीडियो के बाद कॉल या व्हाट्सएप कर लो, ठीक है, मैं आपको पूरा डिटेल बता दूंगा कैसे ज्वाइन करना है, कैसे क्लास चलेगा। 99 18 86 31 96 आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लेना, मैं आपको 2 मिनट में समझा दूंगा कैसे क्लास चलेगा, कैसे ज्वाइन करना है, कैसे आपको पूरा चीजें देखना है। ये क्रैश कोर्स में आपको महत्वपूर्ण प्रश्न भी मिलेगा, साथ में आपको जो चैप्टर्स हैं वो भी मिलेगा, ठीक है, मतलब आपका पूरा साल बहुत फायदा रहेगा। देखो, कर्तन दहन या झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? 2022 और 23 में, ठीक है, आया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में नहीं बच्चा, उत्तराखंड में नहीं, राजस्थान नहीं, मिजोरम में होता है। कहां? मिजोरम, अर्थात घा वाला ऑप्शन है, ठीक है। ये आप लोगों का बहुत ज्यादा वायरल है, ठीक है, बहुत ज्यादा वायरल है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आप लोग बिल्कुल से ये वाला तैयार करना। 24 नंबर प्रश्न, और जितने बच्चे क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किए जल्दी से ज्वाइन कर लो, अभी बहुत ज्यादा ऑफर चल रहा है। हम लोग 25 नंबर ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अब हम लोग 25 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। 1 नंबर मिलान भी आएगा बोर्ड एग्जाम में। देखो, जितने भी पूरे बुक में से ऑब्जेक्टिव है पूरा समझा दे रहे हैं। देखो यार, सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड से मिलान कीजिए और विकल्प का चयन कीजिए। 2025 में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान से समझना। यहां सूची फर्स्ट है और यहां सेकंड है। देखो, यहां इधर लिखा हुआ रवि की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, ठीक है, और इधर आप लोगों का चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तरबूज, खरबूजा, खीरा एंड गेहूं और मटर, चना, ठीक है। अगर आप गेहूं और चावल का तैयार कर लो, बस आपका बिल्कुल क्लियर है। और ये बात ध्यान रखना कि अब मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूं, जैसे रवि 2 अक्षर है तो गेहूं में 2 अक्षर है, ठीक है, बस हो गया, मिला दो भैया, मतलब 2 अक्षर वाले को 2 अक्षर से ही मिलाओ मेरे प्यारे लाडलो, ठीक है। चावल में कितना अक्षर है? 3 अक्षर, खरीफ में 3 अक्षर लो,
ठीक है, ट्रिक समझो, हमारे साथ पढ़ लो भैया, ट्रिक समझो। जायद का मतलब होता है ये सेकंड वाला। तो वैसे भी अगर आपको 2 आता है तो 1 आता है, तो ये आप देखो तीसरा और बी वाले को पहले से एंड इसका दूसरे, बिल्कुल सही। ए वाला ऑप्शन यानी कि का वाला ऑप्शन हमारा सही है। देखो आप लोगों को याद रखना, इसमें 2 अक्षर है रबी में, तो गेहूं में 2 अक्षर है, ठीक है। एंड हमारा खरीफ में 3 अक्षर है, तो चावल में हमारा 3 अक्षर है, ठीक है। और तो आसान ही है। चलो आ गया ना समझ में। अगर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो लिख दोगे ना 1 मिनट नहीं 0.30 सेकंड में लिखोगे, क्योंकि मैंने ट्रिक बता दिया, ठीक है। आगे आ जाओ, 26 नंबर प्रश्न। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? झारखंड में स्थित कोडरमा अर्वरक का अग्रणी उत्पादक है। किसका? अर्वरक का अग्रणी उत्पादक है। 26 क्वेश्चन हो चुका है। 27 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। एक और कथन और कारण वाला पूरा मतलब आपका ऑब्जेक्टिव खत्म है। कथन ए है कि अग्नेयी तथा कांटी चट्टानों में खनिज के दारानों, जोड़ों और जो है वृष्टों से विदरों में मिलते हैं, और कारण है छोटे जमाव सिराओं के रूप में वृहद जमाव या प्रत के मिलते हैं। यहां हमारा बहुत वायरल सी वो है, मतलब बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। 27 नंबर क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। तो यहां हमारा कथन और कारण दोनों सही है, सही व्याख्या भी कर रहा है बच्चा, ये बात ध्यान रखना। का वाला हमारा सही है, ज्यादातर इसमें का वाला ही ऑप्शन सही होता है। देख लो आपके सामने है, मैंने बहुत सारा क्वेश्चन करा दिया। चलो आगे आ जाओ। यहां निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? कौन सा खनिज जो है वो आधारभूत माना जाता है इसमें से? तो मैग्नीज नहीं, लौह अयस्क जो है, लोहा जो है वो सबके लिए हमारा आधारभूत होता है। ये बात ध्यान रखना, अपने माइंड में ऐसे लिख लेना और जाके बोर्ड एग्जाम में छाप देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? देखो अगर आप चूना और प्लस पत्थर मिलाओगे, चूना व्हाइट कलर का होता है, पत्थर व्हाइट कलर का होता है, दोनों मिलके आपका क्या बनेगा? सीमेंट बनेगा। क्या बनेगा? सीमेंट बनेगा, ठीक है। तो वो हमारा एल्यूमिनियम नहीं, चीनी नहीं बनेगा, सीमेंट बनेगा बच्चा। अगर गन्ना होता तब हम लोग कहते चीनी बनेगा, ठीक है। यहां हमारा पत्थर और चूना है, तो इसलिए हमारा सीमेंट बन जाएगा, जिसको घरे में यूज करते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। 30 नंबर ऑब्जेक्टिव। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता की साझेदारी होती है? तो विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, शासन और केंद्र राज्य नहीं, ये सब हमारा गलत था। विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य होता है, यानी कि का वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। का वाला ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि 30 का हमारा का वाला ऑप्शन सही है। चलो 31 नंबर, बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकारों के मध्य के अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार काम करती है, उसे किस नाम से जाना जाता है? देखो आपका केंद्र और राज्य के अलावा एक सामुदायिक सरकार होता है, उसको हम लोग समुदाय यानी कि समुदाय का एक सरकार होता है, इसलिए हम लोग उसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। सामुदायिक सरकार। 31 में 31 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया ना, एमसीक्यू प्रश्न। और हम लोग अभी हमारा और भी बहुत सारे एमसीक्यू प्रश्न है, नोट करते रहना सारा क्वेश्चन। हम लोग देखेंगे 32 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कथन और कारण वाला। देखो यहां हम लोगों ने 31 देख लिया था, 32 देखो। अभी कथन ए है, बेल्जियम यूरोप का एक बड़ा देश है। बिल्कुल नहीं भैया, बेल्जियम यूरोप का एक बड़ा देश थोड़ी ना है, ठीक है। यूरोप में तो बहुत बड़े बड़े देश हैं, ठीक है। और कारण है श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। बिल्कुल श्रीलंका एक द्वीपीय देश तो है, वो तो मैं मानता हूं, लेकिन ये जो है एक बड़ा देश नहीं है। तो यहां हमारा ये गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। ये भी गलत है, यानी कि हमारा घा वाला ए वाला हमारा गलत है। मतलब ये जो अभी कथन है ये गलत है बच्चा। जो हमारा बेल्जियम है एक बड़ा देश, यूरोप का नहीं है, ठीक है। और कारण हमारा सही है, तो यानी कि हमारा घा वाला ऑप्शन सही। 33 नंबर, भारत के संविधान की 8वीं सूची में, 8वीं सूची की बात हुई, अनुसूची में कुल कितनी भाषा है? 2023 में जो 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा है? 20, 24 नहीं 22 भाषा है। कितना? हमारा 22 भाषा, ये ध्यान रखना। 8वीं अनुसूची की बात हुई है, 22 भाषा है। चलो आगे आ जाओ। 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त है? संघ को, केवल संघ को प्राप्त है भैया अवशिष्ट शक्तियां, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, संघ को। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कहां संघात्मक शासन नहीं है? भारत में संघात्मक शासन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भी है संघात्मक शासन, बेल्जियम में भी है, हमारा श्रीलंका में जो है संघात्मक शासन नहीं है। देखो अभी मैं आपको जितना ऑब्जेक्टिव समझा रहा हूं, तैयार कर लिया ना, तो जब बोर्ड हॉल में पेपर देने जाओगे तो कहोगे एक बार सरवण सर ने जो बताया था भैया टकरा दिया, ठीक है। चलो आ जाओ। 36 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी जी का विचार था। महात्मा गांधी जी का विचार क्या था 2023-25 में? तो देखो धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि जो धर्म है, धर्म को मतलब अगर आप ये सोचो कि धर्म और राजनीति अलग हो जाए, मतलब धर्म हमारा अलग रहे, राजनीति अलग, धर्म अलग, राजनीति, तो नहीं हो सकता।
क्योंकि धर्म के बिना राजनीति नहीं, राजनीति के बिना धर्म नहीं। तो ये यही कह रहे थे भैया, महात्मा गांधी जी का विचार था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलो आगे आ जाओ बच्चा, आगे आ जाओ। 37 नंबर ऑब्जेक्टिव, यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? लैंगिक भेदभाव की अगर आप बात करते हो, मतलब जो हमारा लैंगिक भेदभाव है, अगर आप उसका बात करते हो तो उसका मतलब है कि समाज में स्त्री और पुरुषों की असमान भूमिका। ठीक है, तो हमारा का वाला ऑप्शन सही है। समाज में जो स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका का मतलब होता है लैंगिक विभाजन, कि स्त्री पुरुष की जब असमान भूमिका रहेगा, मतलब दोनों का अलग अलग भूमिका रहेगा, तो उसमें लैंगिक विभाजन होगा ही। ठीक है, चलो आ जाओ। 38 नंबर ऑब्जेक्टिव, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह क्या करती है? पारदर्शी, सभी नागरिक में समानता को बढ़ावा देती, बिल्कुल सही, और व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाना, बिल्कुल सही। तो इसलिए हम यहां ऑप्शन का और खा दोनों लगा सकते हैं, गा वाला ऑप्शन की ऑप्शन का और खा दोनों हम लगा सकते हैं, क्योंकि जब दोनों सही है तो हम दोनों को ओएमआर शीट में नहीं रंग सकते एक साथ। अगर ओएमआर शीट में दो को आप एक साथ नहीं रंग सकते, आपको एक ही ऑप्शन रंगना होगा। अगर इस टाइप से दोनों सही होगा तो इस टाइप का ऑप्शन जरूर मिलेगा, ये बात ध्यान रखना, आज ही लिख लो। चलो आगे आ जाओ। 43 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश का मानव सूचकांक सर्वोच्च है, मतलब सबसे ज्यादा था? बताओ किसका ज्यादा है? श्रीलंका, सॉरी बांग्लादेश नहीं, नेपाल नहीं, श्रीलंका का सबसे ज्यादा। किसका है? श्रीलंका का। ठीक है, यानी कि खा वाला ऑप्शन सही है। एक और क्वेश्चन इसी टाइप से देखो, 40 नंबर, विश्व में मानव विकास सूचांक, ठीक है, मानव विकास सूचांक ये सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे ज्यादा पूछा था तो श्रीलंका का, और 2016 के अनुसार निम्नतम यानी कि सबसे कम स्तर पर है। सबसे कम, देखो इसमें उल्टा मत कर देना, बांग्लादेश सबसे कम है, श्रीलंका सबसे ज्यादा है, ये बात ध्यान रखना, दोनों में भैया डिफरेंस है। ठीक है, जाके ओएमआर शीट में अलग मत कर देना, इसलिए मैंने एक साथ लिख रखा है आप लोगों को समझने के लिए। 2016 के अकॉर्डिंग पूछेगा, अगर आपका निम्नतम पूछेगा तो आप बता देना बांग्लादेश का। ठीक है, चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। 41 नंबर प्रश्न है, एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा निर्माण होता है। देखो प्रा से प्राकृतिक, ठीक है, ध्यान से समझ लो, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। प्रा से प्राथमिक, प्राथमिक, तो प्राथमिक क्षेत्रक जो होता है वो सबसे ज्यादा हमारा होता है किससे? प्रकृति के द्वारा। ठीक है, चलो 42 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर रोजगार की सरणी, उद्गमों की स्वामित्व, उद्गमों की स्वामित्व हमारा सही है, जो हमारा गा वाला ऑप्शन सही है। उद्गमों की स्वामित्व जो है वो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित है, याद रखना। 42 क्वेश्चन देख चुके हैं बोर्ड एग्जाम में, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये बात ध्यान रखना। 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जो है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आता है? इन चारों में से मछुआरा, डाकिया या शिक्षक या व्यापारी? प्राथमिक का मतलब जो प्रकृति के द्वारा, मछली आप पकड़ लो तो वो प्रकृति की देन है। ठीक है, तो इसलिए हमारा मछुआरा हो जाएगा। ठीक है, जो मछुआरा है मतलब मछली को पकड़ रहा है तो वो प्राकृतिक है भैया, मछली वगैरह। ठीक है, आगे आ जाओ। भारत में कौन सा केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी होता है? करेंसी नोट कौन जारी करता है? करेंसी नोट कौन जारी करता है बताओ? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। भारतीय वित्त नहीं, भारत सरकार नहीं, भारतीय हमारा स्टेट में नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक हमारा भैया करेंसी नोट जारी करता है, ये बात ध्यान रखना, और आज ही तैयार कर लो ये क्वेश्चन। चलो आ जाओ। 45 नंबर एक प्रश्न है कि विकथन ए जो है और कारण कि मुद्रा के आधुनिक रूप के करेंसी कागज के नोट के सिक्के शामिल हैं। ठीक है, चलो बिल्कुल सही है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय, ये तो अभी मैंने आपको बताया कि ये नोट जो है भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है, और यहां सीधा कह दिया गया भारतीय रिजर्व बैंक, तो बिल्कुल हमारा कारण तो बिल्कुल सही है और कथन भी सही है, क्योंकि हमारा नोट और सिक्का दोनों करेंसी में होता ही है। ठीक है, जब आप छोटे रहे होंगे तो सिक्का ज्यादा बटोरते होंगे, इकट्ठा करते हो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अमीर दिखाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हमारा कथन ए और कारण दोनों सही है, सही व्याख्या भी कर रहा है, का वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। 46 नंबर क्वेश्चन आ जाओ मेरे प्यारे स्टूडेंट। 46 नंबर कि विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश सबसे अधिक सामान्यतः किस मार्ग के द्वारा होता है? देखो इसका मतलब नए कारखानों के सामने स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, बिल्कुल सही। स्थानीय कंपनी जो है उसको खरीद लेना ही भैया हमारा सबसे बड़ा काम होता है। इनका जो है समार्ग है, मतलब सबसे बड़ा जो है मार्ग है स्थानीय कंपनी, जो कंपनियां हैं स्थान की उसको खरीद लो। अब जब खरीद लिए तो फिर क्या बचा? कुछ नहीं। आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अधिक देशों, एक देखो दो देश, मतलब कौन सा शब्द जो है दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? अगर एक देश से दूसरे देश में हमारा व्यापार हो रहा है
एक देश से दूसरे देश में, तो उसे हम लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अगर हमारा एक गांव से दूसरे गांव में हो रहा है तो उसे ग्रामीण व्यापार कहते हैं। अगर हमारा एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में हो रहा है तो उसे हम राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं या राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ये बात ध्यान रखना। तो हमारा ये आंतरिक, अगर अंदर से नहीं, हमारा अंतरराष्ट्रीय, बाहरी नहीं, स्थानीय नहीं, तो हमें इसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। 47 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब हम लोग लेते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। हम लोग देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। एक और कथन और कारण वाला अभिकथन ए है कि 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए राष्ट्र का दिशा जो निर्देश अपनाया, बिल्कुल सही है। कारण है कि भैया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह उपभोक्ता आंदोलन का आधार बना, बिल्कुल सही। तो कथन एवं कारण दोनों से सही व्याख्या दे रहा। इतना कथन और कारण देखने के बाद आपको एक निष्कर्ष निकला होगा कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर का जो होता है वो लगभग 90% सही होता है। एसएसटी की बात कर रहे हैं, सामाजिक विज्ञान बहुविकल्पीय प्रश्न की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने इतने सारे ऑब्जेक्टिव दिखाए, आपने देखा होगा कि ऑप्शन नंबर का बहुत सही होता है। चलो आ जाओ। अब हमारा 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है? तो वो आयात कर भी है और घरेलू व्यापार संरक्षण, यानी कि का और खा दोनों सही है। लास्ट ऑब्जेक्टिव यानी कि हमारा 50 नंबर है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? बहुत वाइल 2020, 23, 24, 25, बहुत बार तो 1986 में पारित किया गया था। 1986 में हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। बहुत ज्यादा वायरल प्रश्न है। चलो हम लोग देखते हैं भैया क्या करना है आगे। हमारे 50 ऐसे एमसीक्यू हो गए, 50 ऐसे एमसीक्यू जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2027 में जरूर आएगा। बिल्कुल तैयार करना है। ये एमसीक्यू तैयार करके ही आप बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना। सारा एमसीक्यू का पीडीएफ, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न, सब कुछ आपको हमारे क्रैश कोर्स में मिल जाएगा। मैंने आपको बार बार बता रहा हूं कि आप लोग ज्वाइन कर लो। आपको आज ज्वाइन करोगे, पूरे साल आप इसका आराम से आप तैयारी करो पूरे सब्जेक्ट का, ठीक है। तो आप क्रैश कोर्स जितने बच्चे नहीं किए हैं, हमारा ऐप सरवन लेक्चर डाउनलोड करके ज्वाइन कर लो। अभी वीडियो खत्म होने वाला है तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लेना वीडियो के बाद। सभी बच्चे डरो मत, आप हमसे बात करो, सर कैसे ज्वाइन करना है, कैसे पढ़ाई होगा। आप कॉल भी कर सकते हो या व्हाट्सएप भी कर सकते हो इसी नंबर पर 99 18 86 31 96। इसी पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप जरूर से करो और आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो। चलो आज की इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अब हम लोग ऐसे किस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव चाहिए कमेंट कर देना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।